Okay, so hello everyone. In this particular video, we are going to solve the complete sample paper of 2025 to 26 class 12th chemistry. सबसे पहले ये सैम्पल पेपर करना है, इट्स मैंडेटरी. देन आफ्टर उसके बाद जो 2025, 2024, 2023, 2022 या फिर 21 का भी ले सकते हो. मीन्स मैक्स टू मैक्स के 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दो. उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में बैठ पाओगे. आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन की अप्रोच पता होगी, किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात इज कि अगर ये सैम्पल पेपर आपने कंप्लीट, मतलब जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है. आपने चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज किया कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है. तो आप ये सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे. इस सैम्पल पेपर में से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको एज इट इज़ मिलेंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में. कॉन्सेप्ट यही रहेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एज इट इज़ कॉन्सेप्ट से आएंगे, और बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट भी आते हैं सैम्पल पेपर में से. तो सैम्पल पेपर करना तो बहुत ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following reaction will lead to the formation of ethyl methyl ketone? Now what is this ethyl methyl ketone? देखो, इथाइल मतलब 2 कार्बन, मिथाइल मतलब 1 कार्बन, कीटोन मतलब उसके बीच में क्या लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप. सो दिस इज आर इथाइल मिथाइल कीटोन. हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत इजीली. अब देखो किससे बनेगा ये. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं. हीटिंग ऑफ दिस विद एसिडिफाइड Na2Cr2O3. जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था उसमें बताया था ना, Na2Cr2O7, ये वाला जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो क्या इससे हम कीटोन तक रुक सकते हैं? अल्कोहल से स्टार्ट करके हम कीटोन तक नहीं रुक सकते हैं. इससे हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, एसिड. तो एक एक ऑप्शन नेग्लेक्ट करना है, प्लस समझना है कि क्यों ये ऑप्शन नहीं है. हो सकता है एग्जाम में इसी ऑप्शन के थ्रू कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, राइट. तो पूरा सैंपल पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट पार्ट, पासिंग दिस ओवर हीटेड कॉपर. मतलब आपने, याद है वो मैंने एक टेम्परेचर के साथ याद करवाया था एक इक्वेशन, क्या थी वो वाली, कि कॉपर 573 पे आप जब भी अल्कोहल को हीट करते हो तो वो एल्डिहाइड कीटोन बनाता है. तो देयर इज अ चांस कि ये हो सकता है, बट आपको चेक करना है कि इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा. हमने क्या किया यहाँ पे, एक एच हो रहेगा, इन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड CH3, सी ब्रैकेट में OH है, मतलब OH इसी कार्बन पे लगा हुआ है. आगे कंटिन्यू है CH3. क्या इससे इथाइल मिथाइल कीटोन बन सकता है? नहीं. अगर ये दोनों H मैं निकाल दूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो ये इथाइल मिथाइल कीटोन नहीं बनेगा, राइट. नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये तो दोनों साइड है, मिथाइल ग्रुप है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. ऑप्शन ओजोनोलिसिस ऑफ दिस. अब ओजोनोलिसिस ध्यान से समझना, ओजोनोलिसिस पे एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको समझना जरूरी है. देखो, सबसे पहले आप लिखोगे CH3, फिर लिखोगे CH2, फिर लिखोगे कार्बन. ये तो मैंने लाइन से लिखा. CH3 ब्रैकेट में लिखा है, मतलब इसी कार्बन के ऊपर ही आपके पास क्या लगा हुआ है, CH3. आगे क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसी पे एक H लगा हुआ है, इसी पे एक CH3 लगा हुआ है, राइट. अब हम करते क्या है, ओजोनोलिसिस में एक हट बनाते हैं. हट बनाने के बाद देखते हैं, इधर वाले आधा तोड़ देते हैं, इधर वाला हाफ ब्रेक कर देते हैं. एक ऑक्सीजन जिंक लेके चला जाता है. ओजोन में टोटल 3 ऑक्सीजन होते हैं ना. जिंक की प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन जिंक ले जाता है. एक इस कार्बन को दे दो, एक इस कार्बन को दे दो, बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए. दिख रहा है, राइट. देखो, सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट बनाओ. CH3, CH2, कार्बन, और नीचे लगा हुआ था इसके पास CH3. ये तो मैंने एज इट इज लिखा, डबल बॉन्ड लगा दिया ऑक्सीजन का. ओजोनोलिसिस में यही होता है ना, हाफ इधर ऑक्सीजन मिलता है, हाफ इधर ऑक्सीजन मिलता है, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाता है. और इस साइड क्या बनेगा, देखो, कार्बन, ऊपर है H, इधर है CH3, और यहाँ पे भी आ जाएगा डबल बॉन्ड O. तो देखो ये क्या बना, जो प्रोडक्ट आपके पास बना,
इथाइल मिथाइल कीटोन, राइट। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। सो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आई होप आपको सभी ऑप्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें डाला हुआ है NaOH इथेनॉल। याद रखना, आपको मैंने एक बार हेलो एल्केन्स में वहां भी पढ़ाया था, जब भी एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, इन दोनों में डिफरेंस होता है। नहीं पता तो अभी नोट कर लो। एक्वस KOH, एक्वस KOH का सिंपल मीनिंग है कि KOH को पानी में डिसोल्व किया हुआ है। एल्कोहलिक KOH मतलब कि एल्कोहल लिया हुआ है KOH के साथ, KOH या NaOH कुछ भी हो सकता है बेस। तो एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल के साथ, जैसे यहाँ पे है देखो, NaOH इथेनॉल के साथ, मतलब एल्कोहलिक KOH है। ध्यान रखना, इन्होंने डायरेक्ट एल्कोहलिक KOH नहीं लिखा, NaOH को इथेनॉल के साथ लिखा है, तो बात तो वही है। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ऑल ऑफ यू नो कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर यहाँ पे एक्वस KOH होता तो हम Cl की जगह OH लगा के प्रोडक्ट बना देते, लेकिन ये एक्वस KOH नहीं है, ये है एल्कोहलिक KOH। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस कार्बन से लगा हुआ है ना ये Cl, तो इस कार्बन का एक तो गया Cl, साथ वाले कार्बन का क्या जाएगा, एक H, है ना। समझ में आया मैंने क्या किया, एक कार्बन का Cl निकालना, एक कार्बन का H, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ए प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl। ये था, मैंने क्या किया, यहाँ से Cl को हटा दिया और यहाँ से एक H को हटा दिया, साथ वाले कार्बन से H CH2। समझ में आया। और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट ए। मैंने क्या किया, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब ए के बाद दिया हुआ है कि वाटर डाला और उसमें बना दिया बी। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया था, जब हमने किया था ना अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें हमने पढ़ा था, देखो ये वाला, अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो पानी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, OH H, राइट। और डबल बॉन्ड के ऊपर एक के पास OH जाता है, एक के पास H जाता है। क्या इसमें एंटी मार्कोनिकोव लगेगा कि मार्कोनिकोव, क्या आपको डिसाइड करना है, राइट। तो अभी सिंपली इसमें कोई परोक्साइड नहीं है, दैट्स वाई इसमें कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल। तो ड्यू टू द मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैंने बी पार्ट कैसे बनाया, CH3 CH2 CH सिंगल CH2, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, पूरा लिखा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड किया। यहाँ पे लगाओगे OH और यहाँ पे लगाओगे H, है ना। क्यों लगाया, क्योंकि इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे, राइट। अब देखो ए से सी बन रहा है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे डाल दिया B2H6H2O2, याद करो इसका क्या नाम था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये करवाया है ना आपको अल्कोहल फिनॉल में, एज इट इज, देखो सैंपल पेपर में और एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलते हैं इसके। अब देखो तो सी पार्ट क्या बनना चाहिए, जैसे ही हमने पेरोक्साइड डाल दिया तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। CH3 CH2 CH, पहले तो डायरेक्टली क्या करो, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करो, ए से स्टार्ट करना है, और इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन लगाओ, इसको क्या लगाओगे, OH। समझ में आया। अब ऑप्शन तो आप करेक्ट कर ही सकते हो, ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये रहा, बी आपके पास बनेगा ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल ही बना ना। इसको मैं नंबर 1 दूँ, इसको नंबर 2 दूँ, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, तो ब्यूटेन है और सेकंड नंबर पे ओल है, ये ब्यूटेनॉल है, 1 पे ही ओल है ना, तो ब्यूटेनॉल। तो सी हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काउंटर आयन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3NO2 Cl2। अब देखो काउंटर आयन निकालना होता है आपको, तो ये आप सभी को पता है ना, ये तो क्या होता है, सेंट्रल मेटल, ये क्या होते हैं, लीगेंड्स, राइट। ये क्या होता है, काउंटर आयन। मैं डिटेल में बता रही हूँ ताकि कोई और भी क्वेश्चन आए तो कर सको। इसके बाद
इससे काउंट होती है हमारे पास क्या, प्राइमरी वैलेंसी। अंदर वाले लीगेंड के नंबर से जिससे हमारा निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर्स थ्योरी है ना ये, बाहर वाली प्राइमरी, अंदर वाली सेकेंडरी वैलेंसी, याद रखना, बाहर से स्टार्ट करना। और बाहर वाले को ही हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो काउंटर आयन तो यहाँ पे क्लोरीन है। और ये भी सबको पता है कि अगर इसको डिसोसिएट करना है तो किस तरीके से होगा, ये होगा इस तरीके से, CONH3 5NO2 ब्रैकेट प्लस में Cl, 2 Cl है, नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आएगा 2 पॉजिटिव क्योंकि 2 Cl थे, है ना। तो इस तरीके से ये डिसोसिएट होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी डिसोसिएट नहीं होता, उसके बाहर जो काउंटर आयन होते हैं वो अलग हो सकते हैं, इसीलिए उन्हीं को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, अंदर वालों को सेकेंडरी। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, जितने लीगेंड लगे हैं, जैसे यहाँ पे 5 ये 1, तो टोटल कितनी हो गई 6, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ आया। ऐसे ही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो, है ना। चलो अब इसमें बताओ क्या अमीन्स है आंसर, नहीं। कोबाल्ट, नहीं, कोबाल्ट तो मेटल ही है। क्लोराइड, यस, क्लोराइड इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नाइट्रो नहीं होगा, वो भी एक लीगेंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC, जस्ट अ मिनट, ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC आर अमीन्स, तीनों कंपाउंड क्या है, अमीन्स हैं, हैविंग इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट। A and B on reaction with benzene sulfonyl chloride, क्या है ये benzene sulfonyl chloride, Hinsberg reagent, right, gives white PPT. However, white PPT obtained from B remains insoluble in NaOH। देखो, अगर किसी ने अमीन्स नहीं पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट अभी यहीं पे ही पढ़ लो, पढ़ा है तो रिवाइज कर लो, इसका आंसर बताओ डायरेक्टली। देखो क्या होगा, जो एक हिंसबर्ग टेस्ट होता है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में। अमीन समझते हो, RnH2, इसको हम बोलते हैं अमीन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अमीन्स। हिंसबर्ग टेस्ट जो है ना, इन तीनों में डिटेक्ट करता है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो जो प्राइमरी होता है ना, उसमें हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया, यही वाला बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसमें भी हमने डाल दिया हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें भी हमने डाल दिया हिंसबर्ग रिएजेंट, राइट। अब होगा क्या, देखो मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किस तरीके से लिखना है आपको। देखो प्राइमरी कैसे लिखोगे, RnH2, है ना, ऐसे यही होगा प्राइमरी तो, कि नाइट्रोजन के ऊपर एक ही आर लगा हुआ है। अगर मैंने 2 R लगा दिए एन के ऊपर और एक ही H लगाया तो सेकेंडरी। अगर मैंने तीनों R लगा दिए, आर आर आर, इट इज टर्शरी, राइट। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। अब सब में हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी भी वाइट पीपीटी आएंगे, इसके भी वाइट पीपीटी आएंगे, और इसमें रिएक्शन ही नहीं होगी ये वाली, राइट। तो कैसे डिटेक्ट करोगे कि आपके पास कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, क्योंकि प्राइमरी में भी वाइट आ रहे हैं, सेकेंडरी में भी वाइट आ रहे हैं, इसमें तो सिर्फ टर्शरी अलग हुआ। अब क्या करते हैं, फिर उसको हम NaOH में डाल के देखते हैं, एल्कली में। अगर तो ये इसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है तो प्राइमरी था, अगर सोल्यूबल नहीं होता तो सेकेंडरी था, और ये तो हमारा स्टार्टिंग से ही डिटेक्ट हो गया, है ना। होता क्या एक्चुअल में, इसका H और हिंसबर्ग रिएजेंट का Cl, है ना, ये वाला Cl क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये रिएक्ट कर जाते हैं। अब इस वाले के पास एक ही H बचा था, इसने तो रिएक्ट कर लिया, अब उसमें आप NaOH डालोगे तो वो इनसोल्यूबल रहेगा, सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक H लूज करने के बाद अभी भी एक H बचता है ना। तो इतना याद रखना, आपको सिंपली याद रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से प्राइमरी में हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं तो वाइट पीपीटी आते हैं, सेकेंडरी में डालते हैं तो भी वाइट पीपीटी आते हैं, टर्शरी का रिएक्ट नहीं करता, वाइट पीपीटी नहीं आते। तो टर्शरी अलग हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे अलग किया, फिर उनमें डाला एल्कली, दोनों में एल्कली या फिर NaOH भी बोल सकते हो,
अगर सोल्यूबल हो गया NaOH के अंदर, जो व्हाइट पीपीटी आए थे आपके पास वो डिजोल्व हो गए NaOH डालते ही, उसके अंदर घुल गए पूरे, तो वो सोल्यूबल हो गए, मीन्स वो प्राइमरी था। अगर नहीं हुए तो सेकेंडरी हो गए, और टर्शरी तो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, राइट। तो ये हमने बताना है कैसे, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, और कौन सा क्या है, टर्शरी है, ठीक है। अब इस बेसिस पे आपको बताना है वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A B C, कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। देखो इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट है, नहीं तो हम इसमें से टर्शरी का बोलते कि टर्शरी में तीन तीन आर हैं, बड़ा ग्रुप हो गया, वेट ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो गया। नहीं, इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि हैविंग इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट बराबर है, मतलब इसका आर ग्रुप बड़ा होगा, है ना। ओवरऑल मोलिकुलर वेट सेम है। सबसे पहला पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट देखने का, मोलिकुलर वेट। इनका वेट अगर सेम है तो किस बेसिस पे इनको अलग अलग करोगे, इनको अलग अलग आप कर सकते हो इस बेसिस पे कि अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो बॉयल होने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, सिंपल सी बात। तो प्राइमरी के अंदर RnH2 कितने हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए, दो। सेकेंडरी के अंदर R2NH, दो आर हो जाते हैं ना सेकेंडरी में, और H एक बच जाता है। टर्शरी में R3N, इसकी तो बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो बॉन्डिंग तो इसकी अच्छी है, ए की, देन बी, देन सी। तो ए का ज्यादा होगा, देन बी, देन सी, है ना। अच्छा बॉन्ड बनाएगा दूसरे से तो तोड़ना उतना मुश्किल होगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ए सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको रेशियो ऑफ मोलैलिटी और मोलैरिटी दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, 70 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 700 ग्राम ऑफ सोलवेंट टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस। तो यहाँ से ना पूरा पूरा इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लो, मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होती है, फिर उनका रेशियो निकाल लेना, काटना मत, क्योंकि ओवरऑल रेशियो निकालोगे तो कटेगा। तो सबसे पहले निकालो मोलैरिटी, क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स मास अपॉन में मोलर मास को मैंने एम में लिख दिया अभी, हमें पता ही नहीं है ना, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो वॉल्यूम निकालना है ऑफ सॉल्यूशन का, कैसे निकालते हैं, अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकाले, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकालोगे तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर लिखना है, याद रखना सॉल्यूशन का ही लिखना है मास, एक भी सॉल्वेंट या सोल्यूट का नहीं लिखना है, सॉल्यूशन का लिखना है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का चाहिए, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की है। नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 770, कैसे पता चला, 70 ग्राम सोल्यूट 700 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कितना हुआ ऐड करोगे तो 770, डिवाइड बाय में डेंसिटी कितना है 1.5, है ना, 1.5 ग्राम है पर ml में है ये। अब यहाँ पे इसको रखोगे 770 1.5, मैंने वॉल्यूम की जगह इसकी वैल्यू रख दी, नीचे से ऊपर जाएगी क्योंकि नीचे थी। अब ये क्योंकि ml में है, देखो डेंसिटी दिख रही है ना ml में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे किसके लिए, लीटर में बनाने के लिए। ये आ गया आपके पास क्या, मोलैरिटी। अब निकालोगे आप मोलैलिटी, स्मॉल एम, कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ भी आता है, रखने की जरूरत ही नहीं है, मोलर मास हमें पता भी नहीं है, और रेशियो निकालना है तो वैसे भी कटेगा। इनटू में यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 700, केजी में निकालोगे तो 1000। इन सबको डिवाइड करके रेशियो निकालना है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रेशियो। कैसे निकालोगे, देखो 70/m से 70/m डायरेक्टली कट गया, जरूरत ही नहीं है रखने की, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, क्या बचा यहाँ पे 1.5 इंटू 1000 अपॉन में 770 इंटू में 1000 इंटू में 700, यही बचेगा ना, थोड़ा सॉल्व करोगे इसको तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड बाय में ये पूरी वैल्यू यही बचेगी ना। इसको
ये जो नीचे वाले दोनों होते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, सबसे लास्ट वाला ऊपर जाता है ना। वो सिंपल सी बात है, कर ही सकते हो मैथमेटिक्स। अब इसमें काटा पीटी कर दो, इसको इससे काट दो, क्या बचेगा? 700 अपॉन 770, 1.5 इंटू 700 अपॉन 770, यही बचेगा ना। मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी पूछा था, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। देखो, मोलैलिटी पहले पूछा हुआ है, मोलैरिटी बाद में है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। मतलब हमसे पूछा हुआ है 770 अपॉन 1.5 इंटू 700। तो इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.7 समथिंग आएगा। हाँ, 0.77 ए ऑप्शन आएगा। आप सोल्व भी कर सकते हो जाएगा इजीली, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेशन में बताना कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, मैच करना है आपको। देखो कैसे मैच करोगे। सबसे पहले मुझे तो ये दिख रहा है कि इधर का बी आर और इधर का एच निकल चुका है बेस की प्रेजेंस में, और डबल बॉन्ड आ गया है, तो कुछ ना कुछ निकला है। निकलना मतलब क्या? एलिमिनेशन, राइट। तो इसको मैच कर दोगे इससे, ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच आई डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो रहा है। एक बार इधर आई लग रहा है, एक बार इधर आई लग रहा है, एक बार इस साइड एच, एक बार इधर एच। मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ दोनों बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये वाला आप करोगे एडिशन, मतलब ये वाला हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब क्या बचता है? SN2 और SN1। अब देखो, SN2 और SN1 में आप किस में ऑप्शन टिक करोगे? देखो, अगर यहाँ पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हो रहा, मतलब जैसे ही आपने OH रखा था वैसे कि वैसा, मान लो एक साइड से OH आया और बैक साइड से, जस्ट अ मिनट, देखो क्या है। SN2 में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, एक ही स्टेप में इधर से निकलता है एक मॉलिक्यूल और पीछे से दूसरा आता है ना। तो अगर किसी रिएक्शन में आपको ऐसा दिख रहा है कि जहां से आया वहां की बैक साइड से दूसरा आ गया, तो SN2 है। देखो बी ऑप्शन को देखो ध्यान से, बी आर यहाँ से गया था, OH कहाँ से आया? बैक साइड से आया, है ना। पूरा की पूरा इसका इन्वर्ट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है SN2 होगा, है ना। SN2 क्यों होगा? क्योंकि Br इस साइड से गया था, OH बैक साइड से आया, और जैसे ये इस साइड बन रहा था, ये एग्जैक्टली इस साइड अपोजिट हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो इसको वोल्टन इन्वर्जन ही तो बोलते हैं। तो ये SN2। अब ये एक बचा SN1, है ना, और दिख भी रहा है OH जिस साइड है उधर ही Cl आ रहा है। यहाँ पे तो दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन ये फिर बचा हुआ आपके पास क्या हो जाएगा? SN1। उस अकॉर्डिंगली आप इसके ऑप्शंस को ढूंढ लेना और मार्क कर लेना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या? ऑर्थो क्रिसोल। अब ऑर्थो याद रखना कि एक बेंजीन होगा, एक इस साइड सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक इधर होगा, ऑर्थो यही होता है। क्रिसोल क्या होता है याद रखना, इधर OH होता है, इधर CH3 होता है, इसको याद रख लो, ये इसका कॉमन नेम है ऑर्थो क्रिसोल। बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्वेश्चंस के थ्रू याद करो। ऑर्थो क्रिसोल, द OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन दैट इज, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है आपको ये देखना है। तो देखो, जो आपके पास OH ग्रुप है ये वाला, वो इस कार्बन से अटैच है। अब ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? हाइब्रिडाइजेशन का डायरेक्टली डायरेक्शन वाइज आप देख सकते हो, बहुत इजीली आंसर आता है। सीधा डायरेक्शन देखो, कितनी डायरेक्शन में बॉन्ड जा रहे हैं, टोटल डायरेक्शन काउंट करो और लिख दो। जैसे यहाँ पे आपके पास इस कार्बन का बताना है ना, इस कार्बन का बताना है, इस कार्बन के कितनी डायरेक्शन में बॉन्ड जा रहे हैं। देखो, एक ऊपर, एक इधर, डबल बॉन्ड भी इसी साइड है ना, तो डायरेक्शन तो एक ही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डायरेक्शन काउंट करनी है डायरेक्टली आपको। 1 2 3, और तो हाइड्रोजन तो वैसे भी नहीं है इसके पास, तो 3 डायरेक्शन आई आपके पास, 3 डायरेक्शन। अगर कहीं पे 2 डायरेक्शन आती हैं तो आप बोलते हैं SP, एक S का एक P का। 3 डायरेक्शन आती हैं तो यू वुड से SP2, एक S 2 P, P टोटल 3 तक जाएंगे।
4 डायरेक्शन आती है तो आप बोलते हैं sp3। कुछ कुछ केसेस में dsp2 भी होता है, लेकिन मोस्टली समझ रहे हो ना, 4 हो गई टोटल। अगर ये प्लेनर होता है कोई मॉलिक्यूल, प्लेनर, तो dsp2 काउंट करते हैं, और टेट्राहेड्रल होता है तो sp3। 5 के लिए क्या करोगे, sp3d। अब डी क्यों लिखा, क्योंकि पी के टोटल 3 ही ऑर्बिटल थे, एस का एक ही होता है, उसके बाद पी पे जंप करना पड़ेगा, पी के 3 हो जाएंगे तो डी पे जंप करना पड़ेगा। समझ आए, 6 होंगे तो sp3d2 या d2sp3, है ना। तो अब टोटल 3 डायरेक्शंस आई हैं हमारे पास, 1 2 3, 3 डायरेक्शन जा रही है, तो 3 के लिए क्या यूज करोगे, sp2 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से लीवो रोटेटरी कौन सा होगा, तो आपको बताना है, एक तो है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है आपके पास बीटा डी ग्लूकोज। ये नोट करते रहना साथ साथ कि ऑर्थोक्रिसोल लिखवाया था, तो ऑर्थोक्रिसोल आपके पास क्या होगा, मीन्स ऑर्थोक्रिसोल का क्या फॉर्मूला होगा, राइट। तो लीवो रोटेटरी ये भी आपको याद रखना है, बायोमोलिक्यूल्स का है, डी फ्रक्टोज होता है और वो भी बीटा वाला, बीटा और डी फ्रक्टोज, ये आपके पास क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है, राइट। बाकी के ये अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे के सारे क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, याद कर लो इसको तो। ओके, नेक्स्ट इज द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल आर यूजुअली रेफर टू द इनर ट्रांजिशन मेटल। देखो, एक तो होते हैं एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, बीच में होता है डी ब्लॉक, यहाँ पे होता है एफ ब्लॉक। होता तो वो भी इसी का ही पार्ट है, इसी पीरियड का ही, लेकिन अलग से उसका क्या दिया हुआ है, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिला के क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। अब इनर ट्रांजिशन इसमें दिया हुआ है, हो सकता है आपसे ट्रांजिशन पूछ ले, तो वो कौन सा होता है, डी, क्योंकि एस से पी की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। एफ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, क्योंकि डी के भी अंदर यहाँ पे ये सारे के सारे रिसाइड करते हैं, मतलब ये पूरा की पूरा आपके पास यहीं पे ही सारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिनाइड सारे इसके नेक्स्ट वाले पे है ना। ये तो सभी को पता है ना, यहाँ पे जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो यही इसी का ही पार्ट होते हैं, मीन्स ट्रांजिशन के भी अंदर, दैट इज इनर ट्रांजिशन। तो कौन से होंगे, एफ ब्लॉक के। अब एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स दोनों आते हैं, तो आंसर वुड बी सी, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हम्म, आपको यहाँ पे बताना है, लेमडा नोट एम सी एच थ्री सी ओ एच कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यू ऑफ दिस आर गिवन। मतलब आप इनमें से किस में, ये वही है कोल्ड रश लो, आपको बनाना है एसिटिक एसिड। कैसे बनाओगे, किसी को ऐड करना होता है, किसी को माइनस करना होता है, सभी को आता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। CH3COOH, तो देखो CH3COO तो यहाँ से मिल गया, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो H यहाँ से मिल गया, तो मतलब अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, 1 को और 2 को, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो अगर मैं KCl को इसमें से माइनस कर दूं, क्योंकि इसमें से K और इसमें से Cl एक्स्ट्रा आ गया था, दिख रहा है यहाँ पे आपको। देखो, अगर हमने ये ऑप्शन लिया, ये वाला और ये वाला ऐड किया दोनों, तो इसमें से इन दोनों को ऐड करने से CH3COOH तो मिल रहा है, साथ में इसका K और इसका Cl एक्स्ट्रा आ रहा है, तो लैम्डा नोट KCl भी दिया, उसको हम माइनस कर देंगे, इस HCl CH3CO की वैल्यू को ऐड करेंगे, KCl माइनस करेंगे, मीन्स फर्स्ट से तो आप बना सकते हो। चेक करते हैं क्या हम सेकंड से बना सकते हैं। देखो, सेकंड क्या है, CH3COONA, मतलब यहाँ से CH3COO इतना तो मिल गया, H कहाँ से लाओगे, क्या इसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन का दिया है, दिया ही नहीं है। फर्स्ट में NaCl है, नेक्स्ट KCl है, नेक्स्ट यह हाइड्रोजन का है ही नहीं, तो हम एसिटिक एसिड में जो हाइड्रोजन आयन था उसका कहाँ से लाओगे, नहीं बनेगा, तो सेकंड तो नहीं आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में सेकंड है उसको हटा दो। अब देखो थर्ड, यहाँ पे CH3COONA आया, ठीक है, यहाँ पे H2SO4 आया, तो हमें दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं एक साथ और हमें चाहिए एक, तो हम क्या करेंगे, इसको ही डबल कर लो, पहले 2 बार कर लो CH3COONA को, प्लस एक बार कर लो H2SO4 को, इन दोनों को मिला के क्या एक्स्ट्रा आ गया, Na एक्स्ट्रा आ गया और SO4 एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन Na दो एक्स्ट्रा आ गया, दो,
Na जो है हमारे पास 2 Na एक्स्ट्रा आ गया और एक SO4 एक्स्ट्रा आया है ना, 2 है ना Na। तो ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है, यही देखो इसमें Na2SO4 दिया हुआ है, 2 Na एक SO4 हटा दो तो उसको माइनस कर दो Na2SO4। बस यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में होता, इसकी वैल्यूज होती, तो CH3CONA को डबल करना पड़ता आपको, तभी आंसर आता ना। या फिर H2SO4 को भी हाफ करो, Na2SO4 को भी हाफ करो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो 1 और 3 दोनों से बना सकते हैं, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो और ऑरेंज पीपीटी विद 2,4 DNP। देखो 2,4 DNP टेस्ट जो होता है ना, याद रखना अभी के लिए 2,4 DNP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है, कभी तो इसको असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं, कभी MCQs में पूछ लिया, जैसे इस टाइप से। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल जो होता है हमारे पास, उससे हम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों टेस्ट, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि वो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई एक है। राइट, मीन्स एल्डिहाइड भी ये टेस्ट दे सकता है, कीटोन भी ये टेस्ट देता है। ठीक है, याद रखना, नोट कर लेना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही 2,4 DNP टेस्ट देते हैं, उसके साथ येलो या ऑरेंज पीपीटी आता है। इसको आपस में हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लो एक आपको दिया एसिड, एक आपको दिया एल्कोहल, एक आपको दिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इन तीनों में आपको डिटेक्ट करना है कि कौन सा मतलब एल्डिहाइड है, तो आप 2,4 DNP डाल दो। ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड तो रिएक्ट कर जाएगा, है ना, क्योंकि 2,4 DNP एल्डिहाइड तो देता है। अगर ये कीटोन के साथ लिखते तो कीटोन भी दे देता, है ना। ओके, सो यहाँ पे 2,4 DNP टेस्ट कौन कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन, बाकी कोई नहीं देता है। तो देखो प्रोपेनल, अल वर्ड जहाँ पे आ जाए वो क्या है, एल्डिहाइड, राइट। प्रोपेनोन, ओन वर्ड आ गया, मतलब ये क्या है, कीटोन। ओइक एसिड, मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, है ना। सो 1 and 2, 1 and 2 ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, राइट। अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन को ही आपस में पहचानना हो तो कैसे करोगे, तो आप डाल दोगे टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट, तो या फिर आप डाल दोगे फेलिंग सॉल्यूशन, ये वाले जो हैं रिएक्ट करते हैं इन दोनों में से। टोलेंस अगर आपने डाल दिया तो एल्डिहाइड से सिल्वर मिरर आ जाते हैं, लेकिन कीटोन से नहीं आते। ठीक है, इन दोनों को आपस में टेस्ट करना, और डिस्टिंग्विश टेस्ट पे क्वेश्चन आता है। अभी मैंने आपको कितने डिस्टिंग्विश टेस्ट कराया, उन सबको समराइज करो। अगर हमने एल्कोहल लिया, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, ल्यूकास टेस्ट डाल के, है ना। याद है ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, HCl और ZnC, नाइट्रस ZnCl2। टर्शरी में उसी टाइम पीपीटी आ जाते हैं, सेकेंडरी में 5 मिनट लगते हैं, इसमें आते ही नहीं है, या बहुत देर बाद आते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था हिंसबर्ग टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स का। टर्शरी वाला वाइट पीपीटी नहीं देता है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइट पीपीटी देते हैं, लेकिन प्राइमरी वाला एल्कली में सोल्यूबल हो जाता है, सेकेंडरी वाला नहीं होता। एक और टेस्ट आपने को मैंने फिनोल में पढ़ाया था, फिनोल जब हमने किया था ना, तब वहां पे न्यूट्रल FeCl3 याद है, वोयलेट कलर आता है इसके साथ, जैसे ही हम FeCl3 डालते हैं तो वोयलेट कलर आता है, और कोई टेस्ट नहीं देता, राइट। अभी मैंने एक बताया एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों ये लिख लेना एक पेज पे सारे, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही 2,4 DNP दे देते हैं, 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इससे बनता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ये देखो एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट दे देता है और कोई नहीं देता। फिर मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन में से भी एल्डिहाइड वाला टोलेंस देगा, कीटोन वाला टोलेंस नहीं देगा। वीडियो पॉज कर करके सारे टेस्ट को आपको नोट करना है एक नोटबुक में, कोई ना कोई टेस्ट तो पूछते ही है एग्जाम में, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी एल्काइलिक हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से देखो बेंजाइलिक हैलाइड तो ढूंढना ही है,
एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी ढूंढना है। एक तो बेंजाइल ढूंढना है। देखो बेंजाइल होता क्या है आपके पास, बेंजाइल होता है कि बेंजीन, उसके ऊपर कार्बन दिख रहा है, एक सेकेंड, ये होता है बेंजाइल। अब आपको बोला बेंजाइल हैलाइड, मतलब कि बेंजीन के ऊपर कार्बन, इस पे लगा होना चाहिए हेलोजन, फिर आगे कोई भी ग्रुप लगाओ। ये आपके पास कहीं भी दिख रहा है तो बेंजाइल हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो देखो ये तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर लगा है, तो इसको तो हम बोलेंगे एराइल हैलाइड, डायरेक्ट बेंजीन पे है ना। ये देखो ये क्या है, ये तो एक चेन में है, कार्बन चेन में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हो गया ना, सिंपल चेन में है, बेंजीन तो साइड में सब्स्टिट्यूएंट है, उसका तो हेलोजन से कुछ रिलेशन नहीं है। हेलोजन कहाँ लगा है वो देखना है। यहाँ पे भी देखो क्या है, हेलोजन लगा है आपके पास इस रिंग में, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड, राइट, एल्काइल। ये वाला बस प्राइमरी होगा, ये वाला क्या होगा, सेकेंडरी, है ना। जिस पे Cl लगा है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, तो फर्दर तो एक से ही है। ये वाला देखो जिस पे Cl लगा है वो वाला कार्बन एक इधर एक इधर, दो से है, तो इट इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो बेंजीन ऊपर कार्बन और कार्बन के ऊपर है Cl, ये हमें क्या देता है, बेंजाइल, बेंजाइल। अब ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा बेंजाइल है कौन सा है, उस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बोल रहे हैं, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन react with nitrous acid to form aliphatic diazonium salt, which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively। तो देखो एलिफेटिक, आपको यहाँ पे कोई भी एक RnH2 बोला लेकिन सेकेंडरी बोला, तो इसको हम सेकेंडरी बना देते हैं, R2NH, ठीक है। इसने बोला ये रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, और नाइट्रस एसिड क्या होता है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, HONO लिखा होगा या HNO2 लिखा होगा, या फिर NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों मिलके लिखे होंगे, वही है नाइट्रस एसिड, ठीक है। इनके साथ रिएक्ट करके ये बोलता है कि एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है, N2Cl, नहीं बनता, ये गलत है। और इससे फिर ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं बनता है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती है, यहाँ पे डायरेक्टली अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि ये ऑप्शन जो है ये गलत है। अगर ये होता एरोमेटिक, याद रखो मैंने जो कल आपको रिएक्शन बताई थी ना, ऐसे NH2, इसकी बताई थी मैंने आपको कि HONO आता है, याद है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट भी बोला था। इसके ऊपर आ जाता है N2Cl डाइजोनियम सोल्ट, लेकिन एरोमेटिक में ही, एक सेकेंड, लेकिन एरोमेटिक में ही, एलिफेटिक में नहीं बनता। एलिफेटिक में तो आपके पास अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे बनता है N2Cl, फिर इसके बाद इससे तो N2 गैस भी लिबरेट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती एलिफेटिक में। सो असर्शन इज इनकरेक्ट। तो इसको लिख लेना कि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 होगा तभी ही वो रिएक्शन होके N2Cl बनाएगा, ठीक है। Okay. Next is nitrogen gas evolved on a reaction with nitrous acid can be used for estimation of protein of amino acid। ये तो हम कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस निकलती है उसको हम अमीन्स और अमीनो एसिड और प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। रीजन तो आपकी बात ठीक है लेकिन असर्शन गलत है। नोट कर लेना जो जो बातें आपको नहीं पता। सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, care should be taken to ensure that solution that flow in the blood stream are of the same osmotic pressure as that of the blood। ये तो बात है कि जो हमारा ब्लड अंदर जा रहा है, सॉल्यूशन फ्लो हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में, वो 0.9% NaCl का रहता है, तो हम बोलते हैं ना आइसोटोनिक ही होना चाहिए इससे, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। याद है, एक में एक्सोस्मोसिस हो जाता है, एक में एंडोस्मोसिस, एक स्वेल कर जाता है एक श्रिंक कर जाता है, पढ़ाया था जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर कराया था, उसके क्वेश्चन, है ना। नहीं याद तो वो वीडियो में जाके फिर से देखना। ओके, सो असर्शन तो करेक्ट है।
Next is sodium ion and potassium ion responsible for maintaining the proper osmotic pressure balance inside and outside of the organism. ये तो करेक्ट है कि ये इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम एक पंप होता है ना, याद है बायो वाले स्टूडेंट्स को सबको पता होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। और वैसे भी सोडियम और पोटेशियम यही दोनों आयन से तो बैलेंस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पे अलग बात बोल रहे हैं, यहाँ अलग बात बोल रहा है, बात दोनों ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करोगे? बी, कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। स्टार्च फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन विद वाटर। स्टार्च का तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है ना। स्टार्च कंटेन्स 80 to 85% ऑफ अमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यस, कोलोइड्स उसके तभी बनते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा परसेंट उसमें अमाइलोपेक्टिन होता है जो वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, तो वो कोलोइड बना देता है। ये बात लिख लेना अगर आपको नहीं पता, बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू ही थ्योरी को याद करना, ठीक है। चलो, ये तो दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड इन इन्वर्टर। ऑब्वियसली सेकेंडरी सेल इन्वर्टर में यूज करते हैं। प्राइमरी सेल क्या होती है? अगर आप, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला था थ्योरी खुद से पढ़ना, जो सेल्स एंड बैटरीज हैं उसकी। प्राइमरी सेल क्या होती है? जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इन्वर्टर को तो रिचार्ज कर सकते हैं भाई। इन्वर्टर ऐसा थोड़ा है एक बार गया तो गया, रिचार्ज होगा, लाइट आने पे वो चार्जिंग होगी, लाइट जाने पे वो डिस्चार्ज होगा, अपनी रिएक्शन को रिवर्स करेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा, है ना। A primary cell can be recharged by passing the current through it in opposite direction after it has been used। क्या प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं? घड़ी के सेल को, हम जो वॉच पहनते हैं उसके सेल को रिचार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि उल्टा करंट, अपोजिट करंट डाल दो तो रिचार्ज करके यूज कर सकते हो, नहीं, रीजन तो गलत है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, राइट। चलो, सेक्शन बी इतना समझ में आया सभी को। सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बट कमेंट में मुझे बताना कि क्या इस सैम्पल पेपर के कंटिन्यूएशन में ही करना है आपको, या कोई अभी पर्टिकुलर चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। बट एक बार क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट में मुझे बताना जरूर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑल द वेरी बेस्ट, अभी पढ़ते रहो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा किसी भी चैप्टर का, तो कमेंट में मुझे बताना, वो टॉपिक पहले करेंगे फिर वीडियो करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके।